LIC हर पल आपके साथ। और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की खबरों में क्या रहा आज खास दिखाएंगे। खबर विस्तार से होगी। बात दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी की। इसके साथ ही खबर होगी G20 की 100वीं बैठक आज कहां हुई और कैसे हुई संपन्न। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मांगा इस्तीफा। बीजेपी का आरोप, गलत तरीके से केजरीवाल सरकार ने बुलाया विधानसभा का सत्र, जनता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडे के तहत सत्र कराने का लगाया आरोप। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत। ईडी मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तो CBI मामले में 27 अप्रैल तक बढ़ी। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ महीने के अंत तक दाखिल करेंगे चार्जशीट। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस की और बड़ी मुश्किल। पार्टी के मुर्शिदाबाद के बरवान से विधायक जीवन कृष्ण साहा को CBI ने 65 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। बीजेपी ने तृणमूल सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की जांच की मांग की। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की तफ्तीश के लिए 2 टीमों का हुआ गठन। पुलिस ने बनाई एक SIT और एक पर्यवेक्षण टीम। मामले के तीनों आरोपियों को किया गया प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट। हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नामांकन का काम जोरों पर। बीजेपी, JDS और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने आज भरा पर्चा। CM बसवराज मुंबई 19 तारीख को भरेंगे पर्चा। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने किया रोड शो। राहुल गांधी ने भी रैलियों को किया संबोधित। G20 बैठकों का दौर जारी। वाराणसी में कृषि, हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी और गोवा में स्वास्थ्य को लेकर हुई बैठक। वाराणसी में हुई बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही बैठकों की कड़ी की 100वीं बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। कहा, देश के गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई, उन्हें सबसे पहले विकसित करने की जरूरत। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी आई अच्छी खबर। मार्च के महीने में थोक महंगाई दर गिरकर 1.34% पर पहुंची। पिछले 29 महीनों में सबसे कम खाद्य उत्पादों, वस्त्रों, गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण आई नरमी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अरविंद केजरीवाल से करीब कल 9 घंटे की CBI ने शराब घोटाले को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद दिल्ली की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने आप के खिलाफ धरना देकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात की। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर LG और दिल्ली सरकार भी अब आमने सामने दिखाई पड़ रही है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से CBI की 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है।
केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने सोमवार को शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करने आए बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों को सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने रोका तो वे सड़क पर ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने लगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब नीति मामले में दोषी हैं। इसी कारण सीबीआई ने उनसे रविवार को 9 घंटे की पूछताछ की, जिसमें उनसे 56 सवाल किए गए। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को ईमानदार बता रहे हैं। इसी का विरोध करने के लिए दिल्ली भाजपा सड़कों पर उतरकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। केजरीवाल झूठ बोलते हैं, ये उनके स्वभाव में है। सीबीआई ने अभी पहले चरण की पूछताछ की है, जांच अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। ये उनकी आदत है। हम ये कहेंगे थोड़ा इंतजार करें, जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद जो भी क्लेम करना करते रहिएगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ 56 सवाल हों सीबीआई के भ्रष्टाचार और अपराध के ऊपर, और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ हो, वो कितना बाधित कर सकता है जांच को। इसलिए हम सड़कों पे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं होता अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। इस बीच दिल्ली विधानसभा के एक सत्र के सियासी दुरुपयोग को लेकर भी राजनीतिक घमासान जोरों पर है। सोमवार को दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। उपराज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने के मामले में केजरीवाल सरकार की ओर से गंभीर प्रक्रियात्मक चूक का दावा किया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को बुलाने का प्रस्ताव दिया, जबकि दिल्ली मंत्रिमंडल ने विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार नियमों और अधिनियम के अनुसार सदन 29 मार्च 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नया सत्र बुलाने के लिए पहले से मौजूदा सत्र का सत्रावसान किया जाना चाहिए। सत्रावसान न होने पर भी नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एलजी की ओर से सरकार से विशेष सत्र का एजेंडा भी बार बार मांगे जाने के बावजूद नहीं दिया गया। एलजी कार्यालय ने कहा है कि केजरीवाल की कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा मौजूदा कानूनों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए मन मुताबिक विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं और इसमें अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हैं, जबकि दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होती है। हालांकि आपका कहना है कि विधानसभा सत्र को लेकर एलजी को कोई अधिकार नहीं है। स्वयं सी अरविंद नाम के सेक्रेटरी ने मनीष सिसोदिया के ने बताया है कि कैसे ये पूरी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के साजिश के साथ और अरविंद केजरीवाल के घर पर इसको बदला गया ताकि शराब माफिया को मोटा मुनाफा दिया जा सके। इन सारे सवालों का जवाब जब नहीं होता है तब कभी ये एलजी पर हमला करते हैं, कभी ये इमोशनल और विक्टिमहुड कार्ड प्ले करते हैं, कभी ड्रामेबाजी करते हैं और जनता की गाड़ी कमाई का गलत इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से सेशन में केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पूरा सेशन का भी आयोजन करते हैं। विधानसभा के सत्र में भी किस प्रकार से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को मिसयूज कर रही है, इस मुद्दे पे चर्चा भी होगी, इस मुद्दे पे रेजोल्यूशन भी पास होगा। उधर शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर से राहत नहीं मिली है। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ गई है, जबकि सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ईडी ने यह भी कहा कि मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल कर देंगे। विकास सारथी, नीरज सिंह और बिक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद के बरवान से विधायक जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। करीब 65 घंटे की पूछताछ के बाद साहा को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर भाजपा ने तृणमूल पर हमला बोला है और कई अन्य तृणमूल के नेताओं के नाम जारी करके उस मामले जिनके साथ जोड़ा जा रहा है उनके जांच कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद के बरवान से विधायक जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने इस मामले में 65 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद सोमवार सुबह करीब 5:30 पर गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में साहा को बैठाकर दुर्गापुर में स्थित अस्थायी कैंप ले गई है। यहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित एजेंसी के कार्यालय में ले जाया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी को साहा के घर से कंप्यूटर, 3 नोटपैड और कई संदिग्ध सॉफ्टवेयर मिले हैं। साथ ही नियुक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित 2 बोरे दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षकों से लेकर 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं नियुक्ति तक के एडमिट कार्ड हैं। इस मामले में इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के अलावा नादिया जिले के पलाशीपाड़ा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक व प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि सरकारी शिक्षकों की भर्ती के मामले में ममता सरकार के दौरान बड़ा घोटाला हुआ था। तृणमूल विधायक जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हैं। ट्विटर पर उन्होंने विधायकों और सांसदों की सूची के साथ उम्मीदवारों के रोल नंबर नाम के साथ शिक्षा विभाग को भेजा गया लेटर हेड वाला पत्र भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने इन तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तुरंत जांच शुरू करने की मांग की है। एक के बाद एक किए गए 2 सिलसिलेवार ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है, जिस प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण नादिया के तृणमूल विधायक तापस कुमार साहा की भूमिका कैश फॉर गवर्नमेंट जॉब घोटाले में जांच के दायरे में है, उसी प्रकार इन तृणमूल सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की जांच की जानी चाहिए ताकि रैकेट की गहरी जड़ों का पता लगाया जा सके। शुभेंदु अधिकारी ने उन लोगों की सूची जारी की है जिनके संबंध में उन्होंने आरोप लगाया है। इस सूची में तृणमूल सांसद अबू ताहिर खान, मंत्री अखिल गिरी, बर्दवान उत्तर से विधायक निशीत कुमार मलिक और सांसद अपरूपा पोद्दार को लेकर लेटर हेड पर लिखा गया है। वह पत्र उन्होंने साझा किया है जिसमें उम्मीदवारों का नाम और रोल नंबर देकर शिक्षा विभाग को पत्र दिया गया था। हालांकि अखिल गिरी ने इसे बेबुनियाद करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने समानांतर वसूली आयोग चला रखा था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सरकारी नौकरियां बेची गई हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से सीबीआई और ईडी को प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर यूपी से। माफिया डॉन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरे यूपी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है। तो इस बीच यूपी पुलिस ने एक एसआईटी और एक पर्यवेक्षण टीम का गठन करके अतीक और अशरफ की हत्या की जांच और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों को सुरक्षा कारणों से नैनी जेल से प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 2 दिन पहले पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले की तफ्तीश के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस आयुक्त प्रयागराज ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने विवेचना की गुणवत्ता और समयबद्ध कार्यवाही के लिए पर्यवेक्षण टीम बनाई है। पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमेश शर्मा द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी में अपर पुलिस उपायुक्त अपराध सतीश चंद्र को मुख्य विवेचक और सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली सत्येंद्र प्रसाद तिवारी एवं विवेचना सेल अपराध शाखा के निरीक्षक ओम प्रकाश को सह विवेचक बनाया गया है। राजधानी लखनऊ से पुलिस महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा द्वारा गठित पर्यवेक्षक टीम में भी 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला इसके सदस्य बनाए गए हैं। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात करीब 10:30 बजे उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब दोनों भाइयों को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पुलिस लेकर जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 हमलावरों को तत्काल मौके पर ही दबोच लिया था। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपितों के नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ प्रयागराज के शाहगंज में एफआईआर दर्ज की है। मामले की विवेचना थाना अध्यक्ष शाहगंज कर रहे हैं। रविवार को दोपहर बाद तीनों आरोपितों लवलेश तिवारी, अरुण कुमार मौर्य और शनि को जिला कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
इस बीच तीनों आरोपियों को सोमवार दोपहर बाद प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। माफिया अतीक और उसके भाई की हत्या करने वाले शूटर लवलेश तिवारी, सनी और अरुण को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेजा था। अब जेल पुलिस को इनपुट मिला है कि इन तीनों पर जानलेवा हमला हो सकता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद जेल प्रशासन ने तीनों आरोपितों को प्रतापगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया है। प्रतापगढ़ जेलर से मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपितों को प्राइवेट वाहनों से कड़ी सुरक्षा के बीच यहां लाया गया है। तीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा और इनकी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। इस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाए नया भारत। ये है भुलक्कड़ भास्कर। सॉरी, भास्कर ढक्कन लगाना भूल गया। भुलक्कड़ भास्कर, तुम्हें कहा था मेरे बेटे को घर ड्रॉप करवाना है और क्लाइंट को ऑफिस लाना है। आप में से किसी को पीएनबी का नंबर पता है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC। और अब कर्नाटक के चुनावी समर पर हमारा खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। दस मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। 13 अप्रैल से शुरू हुआ नामांकन भरने का काम तेज गति से जारी है और आज भी तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस समेत तमाम दल अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं तो सभी दल जीत के दावे भी कर रहे हैं। इस बीच दल बदल का सिलसिला भी आज जारी रहा। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कर्नाटक में 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होने हैं और इस समय पर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। राज्य में 13 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया जारी है और तीनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशी अपने पर्चे दाखिल करने में जुटे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पूरे दल बल के साथ पर्चा दाखिल करने वाले प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि जनता इस बार उन्हें विधानसभा के लिए जरूर निर्वाचित करेगी। I don't know what the BJP agenda is, what Janata Dal agenda is. So these people, I don't do the election. These people, all these leaders do the election. Rajiv Gandhi has given me one diksha. A leader is one to create leaders, not followers. I have created hundreds of leaders here. And they will do the election and you can ask them. We have delivered the work, we have delivered our promises. So we are very, very confident. We hope that people will definitely stand by and recognize our work. The voters here are very intelligent voters, very intellectual voters.
So I am definitely very sure that voters will elect the right person. इस बीच खबर मिली है कि राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी अरुण सिंह ने कलबुर्गी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दत्तात्रेय सी पाटिल के साथ एक रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे प्रदेश में येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, मुंबई जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी के लिए उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीदर जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत मजबूत लहर है और उन्हें विश्वास है कि पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हमारी सरकार कर्नाटक की जनता के लिए होगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए हम अपनी सरकार चलाएंगे। 2-3 उद्योगपतियों के लिए यहाँ पे सरकार नहीं चलने वाली है। इस बीच भाजपा छोड़ने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। शेट्टार के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी ने पलटवार किया। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। सी जगदीश शेट्टर, he was made a 6th time with the people's blessing and the party's opportunity, and he was even made a chief minister. He was also a party president. He was a leader of the opposition. He has occupied all the positions. So even after getting everything, if he has left the party, what will the people say? How will they look at him? Congress will have a setback taking Jagdish Shettar. कर्नाटक में चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टियों के नेताओं ने दल बदलने का काम शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण उनका टिकट कटना रहा। इनका फैसला कहां तक ठीक है या गलत, इसका पता 13 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। कर्नाटक से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक के सियासी रण में आज क्या कुछ खास रहा, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लेकिन किस तरीके से कर्नाटक में एक जो सियासी जमीनी गणित है उसका विश्लेषण भी हम लगातार करते रहे हैं अपने तमाम पिछले बुलेटिन्स में, और आज भी कर्नाटक के एक इलाके का हम जमीनी जो आकलन है एक तरीके से वो आपको बताएंगे आंकड़ों के नजरिए से। तो किस तरीके से ओल्ड मैसूर क्षेत्र को लेकर क्या कुछ आंकड़े आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक के रण की बात करें तो ओल्ड मैसूर क्षेत्र के बारे में ये कहा जाता है अपने आप में यहां से भी सत्ता की चाबी निकलती दिखाई पड़ती है। यहां पे 8 जिले हैं जिनमें रामनगर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर ये उन जिलों के नाम है। कोडाकू, उसके अलावा कोलार, तुमकुर और हासन जैसे जिले हैं। ये 8 जिलों से इस तरीके से सिफोलॉजिकल तरीके से कहा जाए तो अपने आप में ये ओल्ड मैसूर का क्षेत्र पूरा बनता है, जो अपने आप में सियासी तौर पे बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से अपनी रणनीति रखता है। तो ये 8 जिलों के तहत और किस तरीके से यहां पर विधानसभाओं की संख्या उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें हैं। ओल्ड मैसूर क्षेत्र को दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है, या तो आप दक्षिण कर्नाटक कहिए या फिर ओल्ड मैसूर क्षेत्र, ये दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के पर्याय हैं। 8 जिले हैं, कुल 8 जिलों में 55 विधानसभा सीटें। आप समझिए 55 विधानसभा सीटें अपने आप में राज्य की सत्ता की चाबी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस पूरे इलाके को अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सियासी तरीके से काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। वोक्कालिंगा समुदाय के लगभग 17% मतदाता यहां पर रहते हैं, ये एक अनुमान के आधार पर। इसके अलावा SC/ST बहुल इलाके के तौर पर भी इस पूरे इलाके की पहचान है। तो ये अपने आप में किस तरीके से यहां पे अगर हम देखें रीजन में तो क्या खास बातें हैं, उस लिहाज से यहां पर वोक्कालिंगा समुदाय अपने आप में एक बड़ी पकड़ रखता है। साथ ही साथ SC/ST बहुल इलाके के तौर पर भी ये जाना जाता है। ओल्ड मैसूर माना जाता है JDS का गढ़, क्योंकि परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर एक JDS का स्ट्रांग होल्ड रहा है। हालांकि इमर्जिंग पार्टी के तौर पर बीजेपी यहां पर लगातार अपनी कोशिशें करती रही। बीजेपी ने इस इलाके पर खासा फोकस भी किया, और बीते सरकार बनाने से लेकर 2019 के बाद खासतौर से अगर बात की जाए तो इस इलाके से तमाम जो स्थानीय नेता हैं उनको बीजेपी के साथ में जोड़ा गया है, या फिर स्थानीय नेता बीजेपी के साथ में जुड़े हैं। तो बीजेपी लगातार इस पूरे इलाके पर फोकस कर रही है। इसके अलावा अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने इस इलाके में काफी दौरे किए हैं, लगातार सघन दौरे किए और कई मठों का भी दौरा किया है, क्योंकि हम जानते हैं कर्नाटक में तमाम मठ है जिसको मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, और यहां से एक तरीके से एक संदेश भी दिखाई पड़ता है कि अगर एक समर्थन दिखता है तो उसका एक असर भी होता है। तमाम मठों का भी दौरा किया है। अमित शाह की बात की जाए या फिर JP नड्डा की बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। DK शिव कुमार जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, इसके अलावा
SD कुमार स्वामी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक तरीके से जेडीएस के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, वो कलिंगा समुदाय से आते हैं और खासतौर से इस इलाके पे उनकी एक पकड़ के तौर पर भी माना जाता है। तो ये अपने आप में बेहद कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि राज्य की सियासत में बड़ा अपना दखल रखते हैं। इसके साथ 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 28 में से 25 सीटें जीती थी। तो अगर हम लोकसभा चुनाव के लिहाज से समझे तो कर्नाटक में कमोवेश पूरी तरीके से बीजेपी हावी थी। विधानसभा के लिहाज से स्थिति उससे पहले अलग रही थी, हालांकि सबसे बड़ी एक पार्टी के तौर पर बीजेपी नजर आई थी, लेकिन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में एक अंतर देखने को मिला था। लेकिन इस बार किस तरह से चीजें रहेंगी उसको भी देखना बड़ा जरूरी होगा। बीजेपी को इस इलाके में 2018 में मिले थे लगभग 18% वोट और उससे पहले 8% वोट मिले थे, यानी कि बीजेपी 8 से 18 तक का सफर तय करती है 2018 में। अब 18 से आगे का सफर किस तरीके से आगे बढ़ता है ये इस बार के नतीजों में हमको देखना होगा। बीजेपी ने ओल्ड मैसूर रीजन से चुनाव अभियान की शुरुआत की है और एक तरीके से विजय संकल्प रैली को हरी झंडी दिखाने के काम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी इलाके से किया था। यह अपने आप एक संदेश देने की भी कोशिश थी इस पूरे इलाके में, जहां पर बीजेपी अपने आप को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। मांड्या से निर्दलीय सांसद समंथा अमरीश ने भाजपा का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो यह भी एक तरीके से बीजेपी को फिलहाल एक तरीके से दिखाई पड़ रही है एक अपनी बेहतर स्थिति। यहां पे 4 बार विधायक रहे जेडीएस के नेता एटी रामास्वामी ने थामा है बीजेपी का दामन, क्योंकि इनको इस इलाके में एक बड़े नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा कन्नड़ फिल्म अभिनेता और राजनेता सीपी योगेश्वर भाजपा के एक उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहा है। तो यानी कि इस क्षेत्र के लिहाज से, ओल्ड मैसूर क्षेत्र के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये काफी ऐसे नाम हैं जो अपने आप में इस बात का जिक्र करते दिखाई पड़ते हैं कि कैसे जेडीएस का भले ही गढ़ है लेकिन बीजेपी लगातार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और स्थानीय स्तर पर नेताओं के साथ लामबंद होकर एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो किस तरीके से ये अपने आप में बड़ी स्थिति है और ये बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन सियासी जमीनी स्थिति क्या है ये अपने आप में हम देखने की कोशिश करेंगे। और हमारी सहयोगी आयशा खानम भी हमारे साथ में जुड़ेंगी, उनका भी हम रुख करते हैं। आयशा हमारे साथ में जुड़ गई हैं अधिक बातचीत करने के लिए। आयशा, अगर बात की जाए तो आज हमने देखा कि बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना चुनावी एक तरीके से नामांकन पत्र दाखिल किया और इसमें डीके शिव कुमार भी एक बड़ा नाम है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से बात की जाए तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार ने आज के नामांकन के माध्यम से कांग्रेस में अपनी जो मौजूदगी है या जो दावेदारी है उसको और एक बड़े स्तर तक ले जाने के लिए कोशिश की है, क्योंकि हम बयानबाजी पहले भी देख चुके हैं सीएम शिप की लड़ाई को लेकर सिद्धरामैया और शिव कुमार के बीच में। बिल्कुल, और जैसे कि आपने अभी बताया ओल्ड मैसूर रीजन का, ओल्ड मैसूर रीजन में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं इस चुनाव में। एक डीके शिव कुमार जो कनकपुरा से मैदान में हैं, दूसरे सिद्धरामैया कांग्रेस के जो वरुणा से मैदान में हैं, और फिर कुमार स्वामी जो चन्नपटना से मैदान में हैं जेडीएस के कैंडिडेट के तौर पर। तो ये तीनों मुख्यमंत्री चेहरे जो है ओल्ड मैसूर रीजन से ही कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज कनकपुरा में डीके शिव कुमार ने जिस तरह से अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया, जिस तरह से लाखों की संख्या में उन्होंने लोगों को जुटाया, तो ये संदेश उनके विरोधी पक्ष बीजेपी के उम्मीदवार के लिए नहीं था, लेकिन ये संदेश था खुद कांग्रेस के अंदर जो दूसरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार है सिद्धरामैया, उनको एक संदेश दिखाना चाह रहे थे और एक संदेश देना चाह रहे थे और पार्टी के अंदर भी अपना जो वर्चस्व है उसको दोबारा वो किसी न किसी तरह से एक अंडरलाइन स्टेटमेंट यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शख्स नॉमिनेशन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाता है, इतनी लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और एक संदेश पार्टी में जाता है कि देखिए डीके शिव कुमार का किस तरह से कनकपुरा में एक होल्ड है और इस जो वकलीका क्षेत्र की राजनीति है ओल्ड मैसूर रीजन, इसमें अपने आप को वो बहुत बड़े दावेदार मानते हैं। तो ये एक दिलचस्प दिन रहा आज जबकि नॉमिनेशन फाइल किए गए। दूसरी तरफ कुमार स्वामी भी ठीक उसी तरह से इस क्षेत्र में जेडीएस का होल्ड शुरू से रहा है, तो कुमार स्वामी भी पूरे उसी अंदाज में उन्होंने भी टक्कर दी है कांग्रेस को और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं चन्नपटना से कि वो इस क्षेत्र के इस क्षेत्र में जो उनका होल्ड है वो अभी भी बना रहेगा। तो बीजेपी लगातार शुरू से इस क्षेत्र में काम किया और बीजेपी का इस चुनाव में टारगेट है 35 सीट। तो अगर बीजेपी इस क्षेत्र से 35 सीट निकाल लेती है तो जाहिर है बीजेपी के लिए एक स्थिर सरकार देना बहुत आसान काम होगा और बीजेपी को ये उम्मीद है कि ये लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं है और ये नामुमकिन
जी आशा, एक चीज ये भी, क्योंकि ये 55 सीटें बहुत एक बड़ा रोल अदा करेंगी, लेकिन 2018 से 2019 और अब 2023 में बहुत कुछ बदल चुका होता है जमीनी स्तर पर। किस प्रकार से इस बार 2023 में ये 55 सीटें रोल अदा करती नजर आएंगी, खासतौर से तीनों प्रमुख दावेदार पार्टियों के लिहाज से? जी देखिए, बहुत कुछ बदला है पिछले 2018 के चुनाव से लेकर अब तक, और जो युवा है इस क्षेत्र में, जो वोकलिगाज का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, युवाओं की तरफ सबकी नजर है, क्योंकि ये वोटर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ है। क्योंकि बीजेपी ने लगातार इस क्षेत्र में विकास की एक धारा जैसे यहाँ पर लगा दी, विकास की झड़ी लगा दी है इस क्षेत्र में। बैंगलोर मैसूर हाईवे बनाया है, और इस क्षेत्र में किसानों के लिए कई सुविधाएं, किसानों के लिए कई एम्पावरमेंट स्कीम्स बीजेपी ने लागू की है। तो विकास का नारा बीजेपी का इस क्षेत्र में रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र से कई युवा जो है पहले शहरों में काम करने जाते थे, और दूर दूर उन्हें विदेशों में तक काम करने जाना पड़ता था। लेकिन जब से केंद्र सरकार आई है, किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं, जो किसानों को एम्पावरमेंट के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसके बाद से कई लोग अब मान लीजिएगा छोटे मोटे जो मजदूर भी हैं, जो बैंगलोर आते थे छोटी मोटी रोजगार के लिए, वो सब वापस जाकर अपने क्षेत्र में कृषि करना चाहते हैं। तो ये एक बदलाव आया है, एक बदलाव यहाँ पर खुलकर साफ नजर आ रहा है। तो लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हुआ है कि विकास के नारे पर इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगर हम जेडीएस की बात करें तो इस क्षेत्र में जेडीएस अपना वर्चस्व यहाँ पर बताती है, लेकिन पिछले कई सालों से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उस तरह का विकास, उस तरह के बदलाव है वो नजर नहीं आए। आशा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी से कमेंट छोटा सा आपसे चाहेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार शायद एक गलती ये भी करते हैं कि हम लोग कई बार ये इस कास्ट या इक्वेशंस की बात करते रहते हैं, लेकिन विकास के आधार पर परिपक्व होते लोकतंत्र को लेकर कई बार हमने बीते कुछ चुनावों में या देश के चुनाव में हमने परिभाषाएं बदलते देखी हैं। आपको लगता है कि वो भी अपने आप एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हमको शायद थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कर्नाटक में ही, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो अभी तक जाति के आधार पर सिर्फ ये माना जाता था कि लिंगायत जाति, वोकलिगा जाति और बैकवर्ड कम्युनिटी, ये तीनों जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन इस बार कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जातियों के अंदर भी कई इक्वेशंस बदलते नजर आ रहे हैं, और विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास का जो नारा केंद्र सरकार लगा रही है, ये बहुत अहम है। और बेनिफिशियरीज एक ऐसा तबका है जो काफी अवेयर वोटर लिस्ट है इनकी, तो जाहिर है ऐसे में बदलाव जरूर नजर आएगा। बिल्कुल, और ये हमें एक तरीके से नतीजों का इंतजार भी करना पड़ेगा कि क्या कुछ नई परिभाषाएं परिवर्तन के तौर पर दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया आशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर शर्ट। भास्कर, तुमने मेल तो भेज दी, पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू, वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 इस छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। 5 दिवसीय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायती स्तर पर चुनाव में राजनीतिक भागीदारी को इसलिए दूर रखा गया ताकि हम अपने ग्रामीण स्तर पर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। इस अवसर पर उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी बताई। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 17 से 21 अप्रैल 2023 के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन समारोह में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायती स्तर पर चुनाव में राजनीतिक भागीदारी को इसलिए दूर रखा गया है ताकि हम अपने ग्रामीण स्तर पर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव परिवार का ही एक विस्तृत रूप है, इसलिए वहां आम सहमति से गांव के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों को उनके पूरे अधिकार देने की बात कही। आज आजादी के 75वें वर्ष अमृतकाल में और पंचायती राज के संविधान के 73वें संशोधन के 30 साल बाद भी मैं ये कह सकता कि कुछ राज्यों ने जरूर इनके अधिकार को दिए हैं। उनके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं और आज कहूंगा, आज आप अपने आप में राज्यों को एक निर्णय लेने का समय आ गया है कि आप पंचायती राज को उनके कानूनी अधिकार दें। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य पंचायत, जल पंचायत, डिजिटल पंचायत, महिला सुरक्षा जैसी तमाम श्रेणियों में देश की पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिए गए। ग्राम ऊर्जा स्वराज राष्ट्र विशेष पंचायत पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए मेरे पंचायत को देश का फर्स्ट प्राइज मिला है। ग्रीन एंड क्लीन विलेज में हमारा गांव स्वच्छ है और हरित है, इसलिए हमको अवार्ड मिला। लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड्स के द्वारा नेशनल पंचायत राज अवार्ड्स में फर्स्ट प्राइज मिला है। हमारा गांव गंभीराव पेट है। इस गांव से हम सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3rd प्राइज हमारे को मिला है। हमको वुमेन फ्रेंडली पंचायत में कागल ब्लॉक में से अलाहाबाद ग्राम पंचायत है, तो उनको 3rd प्राइज मिला हुआ है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेता 42 पंचायती राज संस्थाओं के खाते में 43 करोड़ 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का भी अंतरण कर दिया गया। सरकार की योजना है कि पंचायतों के जरिए देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात G20 की। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत आज भारत की अध्यक्षता में 100वीं बैठक संपन्न हुई। आज वाराणसी में कृषि, हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी, गोवा में स्वास्थ्य और मेघालय में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ी बैठकें हुई, जिनमें तमाम विषयों पर सदस्य देशों और आमंत्रित प्रतिनिधियों ने विस्तार से विमर्श किया, मंथन किया। धर्म नगरी काशी में G20 की 3 दिवसीय एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुरुआत हुई। ये भारत की अध्यक्षता में हो रही बैठकों की कड़ी की 100वीं बैठक है। इसमें भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास पर मंथन शुरू हो गया है। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया। 130 countries grow millets of various types. Our aim is to harness our knowledge and pass on to others, and the benefits of each one of them is different. 17 से 19 अप्रैल तक हैदराबाद में आयोजित डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का सोमवार को शुभारंभ हो गया। इस डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप में चर्चा के लिए जिन विषयों को शामिल किया गया है वो हैं डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने कहा, भारत अंत्योदय की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी डिजिटल इनोवेशन की कहानी है। India's story of digital transformation is a story of innovation, implementation,
and inclusion across all the policies of the Government of India. There has been focus on ensuring the inclusion vulnerable and marginalized section of the society and strengthening economy, social and cultural rights. This echoes principle of digital अंत्योदया। वहीं संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि आज भारत के 96% गांव 4G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5G तकनीक गेम चेंजर साबित होगी। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। पहली बैठक जो लखनऊ में हुई थी, उसमें जिन 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई थी, अब हैदराबाद में उन तमाम विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। शेरपा ट्रैक के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक गोवा में चल रही है। 19 अप्रैल तक चलने वाली बैठक में भारत की ओर से निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसीज को लेकर यहाँ पे प्रिवेंशन हो, प्रिपेयर्डनेस हो, उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेंथनिंग बढ़े, हमारा फार्मा सेक्टर में एक फोकस को लेके, हम एक्सेस को लेके, उसकी अवेलेबिलिटी को लेके, अफोर्डेबल, एक सेफ, एक इफ़ेक्टिव और क्वालिटी मेडिकल काउंटर मेजर्स के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, उस पर विचार मंथन करने वाले हैं और अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने विचार रखेंगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी पे भी चर्चा होने वाली है। डिस्कशन प्रायोरिटी पे होने वाले हैं, प्रायोरिटी क्या क्या होनी चाहिए, कुछ तय होंगे कि नेक्स्ट विजन हमारा ये रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी से हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जिम्मेवारी और बढ़ता है। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा कि इस बैठक से गोवा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोवा तो आप लोग सब जानते हैं कि एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इस मीटिंग के द्वारा और भी गोवा का टूरिज्म आगे बढ़ने में निश्चित तौर से मदद होगी। सचमुच गोवा की जो ब्यूटी है, गोवा जो लोग चाहते हैं, वो खुद उनको ये सभी G20 कंट्रीज को खुद देखने को मिला और इसलिए निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो टूरिज्म बढ़ने में निश्चित तौर से मदद हो जाएगी। गोवा में चल रहे G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक स्थल के बगल में ही एक प्रदर्शनी लगी है, जिसमें भारत की तरफ से डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में उठाए गए पहल को दर्शाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हेल्थ सॉल्यूशन के तौर पे किया जा रहा है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भारत जो है डिजिटल क्षेत्र में काफी आगे है और यही शोकेस कर रहा है भारत कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्र के रूप में उभरा है। मेघालय के शिलांग में G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के नेताओं की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने भारत को एक उभरती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने अंतरिक्ष में विस्तारित क्षमता का निर्माण किया है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की भारी मांग है, जिसमें बड़ी व्यावसायिक क्षमता है। आदित्य श्रीवास्तव, नितेन सिंह और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब भारत की अध्यक्षता में G20 का सफर लगातार जारी है और भारत की अध्यक्षता में भारत में अभी तक 100 बैठकें हो चुकी। किस तरीके से इन तमाम बैठकों का सफर रहा, ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर हम 100 बैठकों के सफर का जिक्र करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 राज्य, 41 शहर, 111 देशों के प्रतिनिधि और 12,300 डेलीगेट्स, ये अपने आप में इस 100 मीटिंग्स के सफर को बताता है, जो दिसंबर के बाद से शुरू हुआ और अभी तक 100 बैठकों के सफर में लगभग पूरा भारत कवर हो चुका है। और अपने आप में ये 41 शहर, 28 राज्य इस बात को भी बताते हैं कि अभी तक के लिहाज से ज्योग्राफिकली ये सबसे ज्यादा विस्तृत तौर पर हुई बैठकें हैं G20 के लिहाज से और भारत की विविधता कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर से दिखाई पड़ती है। G20 की 100 बैठकों के सफर की अगर बात की जाए तो अभी तक जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई उसमें 3 मंत्री स्तरीय बैठकें हुई, जिनमें से एक बैठक वित्त मंत्री के बाद की है। इसके अलावा 2 बैठकें विदेश मंत्रियों के स्तर की हो चुकी है, यानी 3 मंत्री स्तरीय बैठकें हो चुकी है। इसके अलावा कौन सी है, जल्दी से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। 3 मंत्री स्तरीय बैठकों के अलावा शेरपा स्तर की 2 बैठकें हो चुकी है, एक उदयपुर में हुई, इसके अलावा दूसरी कुमारकोम में जो कि केरल में है, वहां पर यह बैठक संपन्न हुई है।
कौन से महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हुए हैं? सदस्य देश, जो कि हम जानते हैं 20 सदस्य देश, एक तरीके से 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, और उसके अलावा 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, इसके अलावा 14 वैश्विक संगठन के लोग भी इन तमाम बैठकों में शामिल हो चुके हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है 13 शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स के बाद इसके अलावा 8 फाइनेंशियल ट्रैक और वर्क स्ट्रीम की बैठकें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये लगातार इन बैठकों के तहत इन किन चीजों पे जोर है, कौन कौन से स्तर की बैठकें हुई, उसको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। भारत का फोकस की अगर बात की जाए तो ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए भारत लगातार पिच इन कर रहा है और ये बात कह रहा है कि जिनकी आवाज कम सुनी गई है वैश्विक मंच पर, उसको आवाज को भारत एक तरीके से बल देता नजर आएगा। भारत की विविधता, परंपरा, सांस्कृतिक समृद्धि के प्रदर्शन पर फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मुहिम है उसको और तेज गति से इस मंच के माध्यम से बढ़ाने की भी बात है। 150 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 7000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं, यानी कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो भी इस मंच के माध्यम से आ चुकी है। G20 में भारत के द्वारा अभी तक क्या कुछ नया हुआ है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स भारत की ओर से जो इनिशिएट लिए गए वो बने हैं, 4 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आपदा जोखिम पर वर्किंग ग्रुप बना है, स्टार्टअप 20 पर एंगेजमेंट ग्रुप बना है, इसके अलावा मुख्य विज्ञान सलाहकार पर गोलमेज सम्मेलन भी हुआ है। यानी कि भारत ने G20 के जो परंपरागत तरीके से जो चीजें चली आ रही तो जो एक स्ट्रक्चर था उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया और इनमें किन विषयों के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि G20 के एंगेजमेंट ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसमें निजी क्षेत्र को जोड़ा गया है, साथ ही साथ सिविल सोसाइटी को, महिलाओं को जोड़ा गया है, शिक्षा, युवा और शहरी प्रशासन, यानी कि इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको एक साथ एक मंच पे लाकर ये कोशिश की गई है कि तमाम क्षेत्रों में एक साथ सोच को आगे विकसित किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। G20 किन किन विषयों पर हुई चर्चा अभी तक वो भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि समावेशी विकास की बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति, क्योंकि जो SDGs है उनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से उसकी गति है उस पर भी G20 के मंच पर भारत की अध्यक्षता में बैठक हुई है। हरित विकास, ग्रीन जो डेवलपमेंट है उसका जिक्र किया गया, उस पर विस्तार से बातचीत हुई है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ, जिसका मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, LIFE लाइफ का जो मंत्र दिया था, कैसे भारत उस परंपरा को जीता चला रहा है, दुनिया को भी उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के अलावा तकनीकी परिवर्तन, जो इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज है उस पर भी हमको मिलकर कैसे आगे बढ़ना है, उस दिशा में भी काफी काम हुआ है। डिजिटलाइजेशन को लेकर भी, यानी डिजिटल जो पूरी मुहिम है भारत में, जैसे डिजिटल इंडिया है या भारत का जो डिजिटल इंडिया का जो पूरा अनुभव है वो कैसे तमाम देशों तक जाए, उसको लेकर भी भारत लगातार काम कर रहा। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार, यानी कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें एक लंबे समय से जो सुधार की बात की जा रही है लेकिन उनमें सुधार होता दिखाई नहीं पड़ रहा। वक्त की जरूरत के लिहाज से भारत उस आवाज को मुखरता से रखता रहा है और G20 के मंच पर भी उस बात को लेकर लगातार जिक्र दिखाई पड़ रहा। महिलाओं को ज्यादा अवसर हो, उनको समानता का अधिकार मिल सके, उनके लिए बेहतर एक तरीके से एनवायरमेंट बन सके, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन तमाम विषयों का हम जिक्र कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव को कैसे बढ़ाया जाए उसका भी जिक्र है। खाद्य सुरक्षा, इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा पे भी बात हुई है। यह भी बहुत जरूरी, हमने देखा है कि रूस यूक्रेन वार के बाद में सबको लेकर एक नई प्रकार की बहस शुरू हुई है। आतंकवाद और नए जो खतरे हैं, जो इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं, उससे कैसे मिलकर निपटा जाए उस दिशा में भी बातचीत लगातार हो रही है। कौशल विकास, यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, वैश्विक स्तर पर कहां पे किस प्रकार से हम उसकी मैपिंग कर सकते हैं, जो हमारा जो टैलेंट है उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर भी विस्तार से कौशल विकास में बात हो रही है। आपदा जोखिम को कम करने को लेकर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण शब्द के आधार पर एक पूरा एक तरीके से भारत का इनिशिएट रहा है और वो कोशिश की गई है कि हम कैसे मिलकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस पर भी हमको मिलकर बात करने की जरूरत है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में कि किस तरीके से तमाम चीजों का जिक्र और 100 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं और उसका सफर हमने आपको बताया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर, तुमने मेल तो भेज दी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। पापा मेरा फुटबॉल मैच और फुटबॉल में हवा भरवाना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए।
बहू वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत रूस संबंध को प्रमुख वैश्विक संबंधों के सबसे स्थिर संबंध बताया है। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापार संतुलन के मुद्दे को दूर करने की बात कही। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटूरोव की उपस्थिति में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस के संसाधन और प्रौद्योगिकी भारत के विकास के एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसी समय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच आर्थिक पहलू को असंतुलित व्यापार के मुद्दे पर तत्काल रूप से बातचीत करने को भी कहा। Apart from traditional exports of pharmaceuticals and organic chemicals, clearly there are possibilities in auto and spare parts, in electronic goods and components, in medical devices, of which there was a speaker, on high efficiency solar PV modules, textile apparel, white goods, leather, ceramics, but also I would emphasize food and agricultural products. There's also obviously discussions on the payments issue, the expansion of the correspondent relationship network under the scheme of the International Trade Settlement in Indian rupees through special rupee Vastro account system. I think the payments issue clearly needs to be worked through. महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर सामने आई है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। मार्च के महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में थोक महंगाई फरवरी के 3.85% के मुकाबले घटकर 1.34% पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर का आंकड़ा पिछले 29 महीनों में सबसे कम है। मार्च 2022 में थोक महंगाई दर 14.62% रही थी। 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने घटकर 15 महीने के सबसे निचले स्तर 5.66% पर आ गई है। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों, गैर खाद्य वस्तुओं, खनिजों, रबर, प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और कागज व उसके बने उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से सामने आई है। और जल्दी से नजर डाल देते हैं व्यापार जगत की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। वित्त वर्ष 2022-2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्यात में 58% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-2022 में 1,16,936 करोड़ रुपए की तुलना में 1,85,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। मोबाइल फोन का निर्यात अब कुल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात का 46% है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बाजार में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत ने 2022-2023 में मोबाइल फोन का निर्यात 90,000 करोड़ रुपए के पार कर लिया। पिछले वित्त वर्ष में 45,000 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 9 कारोबारी दिनों की बढ़त के बाद इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 520 अंकों की गिरावट के साथ 59,910 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 121 अंकों की गिरावट के साथ 17,706 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की बिकवाली में सबसे आगे आईटी स्टॉक्स रहे। इसमें इन्फोसिस का शेयर सबसे आगे रहा, जो कि 9% नीचे बंद हुआ है। सोमवार को कमजोर बाजार में भी एफएमसीजी और रियल्टी स्टॉक्स सबसे आगे रहे। केंद्र ने देश में अरहर और उड़द के भंडारण की निगरानी के लिए कई पहल की हैं। अधिकारियों ने अरहर और उड़द के भंडार की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में 10 स्थानों का दौरा किया। वास्तविक स्थिति जानने के लिए 12 अधिकारियों ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का दौरा किया। भारत सरकार का उपभोक्ता मामले का विभाग 18 अप्रैल को मुंबई में रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण कैसे करें विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। उपभोक्ता आयोगों के कुल मामलों में रियल एस्टेट के मामले लगभग 10% हैं। अब तक उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में 2,30,517 मामले दायर किए गए हैं और अब तक 1,76,895 मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 53,622 मामले लंबित हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सभी हितधारकों में इसे लेकर काफी उत्साह है। देश में इसे लेकर आयोजित कार्यशालाओं में पीएम गति शक्ति
SNMP को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के 13 अक्टूबर 2021 के बाद लागू हो जाने के बाद परियोजनाओं में तेजी देखी गई है। देश के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकास के लिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप न केवल दूरसंचार क्षेत्र में बिछी भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल को सुरक्षित रखेगा, बल्कि पेयजल पाइपलाइन, बिजली के वायर, गैस पाइपलाइन आदि भी बचाने में मदद करेगा। इनके टूटने से नागरिकों को होने वाली समस्याएं भी खत्म होगी। टेलीकॉम ने एक ऐप बनवाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने लॉन्च कराया है, कॉल बिफोर यू डिग। उससे बहुत हमको सहूलियत है, क्योंकि अब जब भी कुछ डिगिंग होता है सड़क का, तो उसके अंडर क्या क्या यूटिलिटीज़ हैं, वो डिगिंग हो सकता है वाटर पाइपलाइन के लिए हो, या नेचुरल गैस पाइपलाइन की रेक्टिफिकेशन के लिए हो, या इलेक्ट्रिक केबल के लिए हो, या सड़क के अंडर कोई और टेलीकॉम का केबल लग रहा है। तो इस तरह से वो सभी का जो परमिशंस हमको चाहिए होता है डिगिंग के लिए, बिजनेस वालों को चाहिए होता है, कमर्शियल पार्टनर्स को चाहिए होता है, वो इस ऐप पर आकर एक ही जगह पर उनको सबका क्लियरेंस मिल जाता है। इससे हमारा नुकसान भी बचता है। अतीत में भारत को सोने और धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। भारत की समृद्धि तब काफी हद तक अपने उत्पादों और कृषि उपज पर आत्मनिर्भरता के कारण भी थी। भारत के दौलत की चर्चा का शुमार दुनिया भर में था। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद देश के गौरव को दुनिया के सामने रखा। 30 अगस्त 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना सबसे आवश्यक है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। और अब जल्दी से नजर डालते हैं खेल की खबरों में आज क्या रही खास खबरें। पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन 3 से 12 अगस्त के बीच चेन्नई में किया जाएगा। ये इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का 7वां एडिशन है। ये प्रतियोगिता सितंबर में चीन के हांगझाऊ में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए अहम होगी। चेन्नई ने आखिरी बार 2007 में एशिया कप के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। ब्राजील में आयोजित ब्राजील पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस लेवल 2 प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण, 7 रजत और 11 कांस्य सहित 24 पदक जीते हैं। आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने पहले टेस्ट की पहली पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस पारी में श्रीलंका की ओर से 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। इसी के साथ श्रीलंकाई टीम टेस्ट फॉर्मेट में किसी मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा 4 बार 4 शतक लगाने वाली दूसरी टीम बन गई है। श्रीलंका की ओर से कप्तान दिमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस, दिनेश चांडिमल और विकेट कीपर सदीरा समरविक्रमा ने शतक लगाए। और खेल की खबरों के बाद राष्ट्रीय महत्व की कुछ और खबरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आप देखिए इन खबरों को फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के तत्वाधान में आयोजित संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन यानी सीबीजी का केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन की थीम मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सीबीजी पर आधारित एक पुस्तिका का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार संपीड़ित बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने कहा है कि समलैंगिक कपल को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं चाहिए। स्टडी से ये साफ हुआ है कि इस तरह के कपल के संरक्षण में पले बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। बच्चों को समलैंगिक कपल को गोद देना उन्हें खतरे में डालने जैसा है। सेम सेक्स मैरिज के मामले में अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना ने खुद को अलग किया।
दोनों जज पहले उस संविधान पीठ के सदस्य रहे हैं जिन्होंने अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए थे। इसलिए बेंच ने याचिका किसी दूसरी बेंच के सामने लगाने को कहा। एनजीओ एडीआर की ओर से दायर याचिका में अरुण गोयल की नियुक्ति को मनमाना और आयोग की स्वायत्तता के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी के गठन की मांग की गई है। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी के बावजूद ज्यादा पेड़ काटने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने पब्लिक प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए ट्री अथॉरिटी की ओर से 177 पेड़ काटने की अनुमति वाले आदेश को बरकरार रखा। एससी ने दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के तहत चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के किसी तरह के दखल से इसकी लागत में बढ़ोतरी ही होगी। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की चिंता अहमियत रखती है, लेकिन मेट्रो रेलवे जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नहीं रोका जा सकता। LIC हर पल आपके साथ और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।